हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए संसद की यानी पार्लियामेंट की 5वीं क्लास लेकर आए हैं। और आज हम आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली, तो संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिलती जुलती है और वहीं से हमने संसदीय व्यवस्था को फॉलो किया है। उसके बाद बताया गया संसद के बारे में। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, इसीलिए इसको संघ की विधायिका भी कहा जाता है, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन। यानी संघ की विधायिका का कार्य होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना। और पूरे देश के लिए कानून कहाँ से बनते हैं? देश की राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली में क्या है? संसद। तो संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है। तो संसद हमने बताया था। उसके बाद लोकसभा बताया, और लोकसभा बताने के बाद लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में कैसे कैसे कार्यवाही होती है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद का गठन, सब कुछ बताया। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं राज्यसभा। और राज्यसभा के साथ साथ संसदीय समितियां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर पूरा डिटेल पॉलिटी का बैच चाहिए यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, तो आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर केवल 799 रुपये में इतना सस्ता बैच चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 999 में, सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो इतने कम पैकेज में हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, जैसे हाल ही में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ है सीएपीएफ में, अभी अभी आप देखोगे सारे प्रश्न यहीं से आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। आपने सुना होगा राज्यसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लेकिन संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का काम होता है कानून बनाना, और बिना राष्ट्रपति की सहमति के, बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर के कोई कानून बन ही नहीं सकता। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, भाग होता है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो हम कार्यपालिका में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी संसद के बारे में पढ़ रहे हैं और लोकसभा के बाद राज्यसभा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80 में इसका विवरण है। भाग 5 अनुच्छेद 80 इसका विवरण है। और संसद से जुड़े हुए सारे अनुच्छेद हम डिटेल में इसी टॉपिक में यानी इसी वाली क्लास में कराएंगे। अगर आज नहीं हो पाएंगे तो कल कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में संसद के 2 सदन बताए, दोनों को डिटेल में बताया, दोनों के बीच भेद किए, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है और कैसे कैसे इनको बनाया गया है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बेसिक चीज़ें, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होती है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिलती जुलती है, वहीं से ली गई है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी 3 अंग होते हैं। एक क्राउन होती है, क्राउन यानी रानी या राजा या राष्ट्रपति कह सकते हो। उनके यहाँ एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। यही व्यवस्था हमने देश में ली और यही व्यवस्था हमने राज्य में ली। और हमने क्या लिया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अपने ही देश में। तो देखते हैं हमारे देश में क्या व्यवस्था है। जैसा कि क्राउन है तो हमारे देश में है राष्ट्रपति। बिल्कुल मिलती जुलती शक्तियां हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन से मिलती जुलती हैं। कुछ नहीं करते, नाम मात्र के लिए हैं, पर है मुखिया। ऐसे ही हमारी संसद में भी 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स को बोलते हैं निम्न सदन, यानी निम्न सदन। इसी तरीके से लोकसभा में, इसी तरीके से हमारी संसद में लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। अगर बात करें संसदीय व्यवस्था में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड को बोलते हैं उच्च सदन, और राज्यसभा में, और यानी कि हमारी संसद में राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन।
तो बिल्कुल डिट्टो ही तो है। इसी की तरह हमने स्टेट में कर दिया, विधानसभा को निम्न सदन, विधान परिषद को उच्च सदन। तो बेसिक चीज है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी मान सकते हो, लोकसभा में जाने के लिए आयु कम से कम 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 होनी चाहिए। तो 30 ज्यादा है तो राज्यसभा उच्च सदन। उसके बाद अगर बात करें हम हाउस ऑफ कॉमन्स की ब्रिटेन में, तो वहां सबसे ज्यादा वरीयता प्राप्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स बैठते हैं, यानी परंपरा के हिसाब से जो उनके लॉर्ड्स हैं वो बैठते हैं, जो मेन आदमी वहां बैठते हैं, तो उनको वरीयता दी गई है, इसीलिए उच्च सदन कहा जाता है। ये बेसिक सी चीज है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 1952 से आज तक राज्यसभा एक बार भी भंग नहीं हुई है। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा कितनी बार भंग हो गई? लोकसभा हर 5 साल बाद भंग होती है, और होने के बाद कभी भी भंग हो सकती है। आज मान लीजिए लोकसभा में बहुमत है मोदी सरकार के पास, यानी लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, सरकार चल रही है उनकी। अभी बहुमत खत्म हो जाए, उसके कुछ सांसद त्यागपत्र दे दें, या बहुमत खत्म हो जाए, दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो लोकसभा आज भी भंग हो सकती है। तो अस्थायी है, कभी भी भंग या 5 साल बाद तो होती है। लेकिन राज्यसभा आज तक भंग नहीं हुई है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल एक साथ कभी खत्म नहीं होता। और मैंने बताया था आपको, राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी कि 3 में से 1 रिटायर होगा, प्रत्येक 3 में से 1। जैसे ये 3 है, इनमें से इसके 6 साल पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 3 है, इसके हो गए, फिर उसके अगले 3 में से इसके हो गए, अगले 3 में से इसके 6 साल। तो 3 में से एक के रिटायर हो रहे हैं, 2 तो बच रहे हैं ना हर 3 में से। और अगली बार जब 2 साल बाद होगा तो इसके 6 साल पूरे होंगे, उसके बाद अगली बार इसके होंगे, तो 6 साल का रूटीन बन जाता है। और एक साथ किसी का भी कार्यकाल, यानी एक साथ पूरी राज्यसभा का कार्यकाल कभी नहीं खत्म होता, ये व्यवस्था बनाई हुई है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, ये कभी भी भंग नहीं होता। और यहीं पर प्रश्न आ जाता है, इनमें से राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन में कई सारे आएंगे, लगाना नहीं है, निम्न में से कोई नहीं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यसभा, अगर मैं बात करूं लोकसभा को कहते हैं प्रतिनिधियों का सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा। हमने लोकसभा में भेजे, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा के सांसद। जैसे मैं मथुरा से हूं, तो मथुरा की जनसंख्या ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर हेमा मालिनी को लोकसभा में भेजा, तो वो मथुरा के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ही अगर मान लीजिए करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, करनाल के लोगों ने भेजा अपने सांसद को। हरियाणा में कोई भी जिला ले लो पूरे भारत में, तो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी सारी विधानसभाओं ने मिलकर दिल्ली में एक सभा बनाई है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। वो राज्यों की सभा है, विधानसभाओं की सभा है, इसीलिए राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। संसद का द्वितीय सदन होती है, यानी राज्यसभा पार्लियामेंट का सेकंड हाउस होती है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से कम शक्तिशाली होती है। अभी हम जब आगे चलेंगे तो देखेंगे कुछ विधेयक लोकसभा में आते हैं पहले, और उन विधेयकों को अगर लोकसभा से पास कर दिया जाए तो राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास माने जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? तो राज्यसभा कम शक्तिशाली है ना, इसीलिए इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। आइए बात करते हैं राज्यसभा की। अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था राज्यसभा में कुल सदस्य 250 हैं। कितने? 250। अब राज्यों के लिए 229 सीटें रखी गई हैं। राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 250 कुल सीटें। अगर आप जाओगे दिल्ली राज्यसभा में तो सीट गिनोगे तो 250 होंगी। राज्यों के लिए 229 सीट फिक्स हैं जनसंख्या के हिसाब से। जैसा कि हम एक आगे परिसीमन आयोग बताऊंगा कि वो जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्र निर्धारित करता है, संसदीय क्षेत्र, विधानमंडल क्षेत्र।
तो राज्यों के लिए जनसंख्या के हिसाब से 229 है, जैसे उत्तर प्रदेश से 31, कहीं से 10, कहीं से कुछ। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 9 है। अगर मैं पूछूं राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं 238, क्योंकि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो निर्वाचित नहीं होके जाते, यानी उन्हें विधायक निर्वाचित नहीं करते, एमएलए निर्वाचित नहीं करते, उन्हें राष्ट्रपति मन से नियुक्त करता है, मनोनीत। तो ऐसे 12 होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये सब उदाहरण है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वह होते हैं जो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे खेल, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि। ये ऐसे 6 क्षेत्र निर्धारित किए हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 229 और 9 238, मैक्सिमम तो इतने ही हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। और मनोनीत कितने होते हैं? 12। चलिए अगर मैं पूछूं, हाँ एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था लोकसभा के जो 2 सदस्य हैं, तो जो लोकसभा के 2 सदस्य थे आंग्ल भारतीयों के, वो सीटें समाप्त कर दी गई हैं 104वें संविधान संशोधन से। याद रखना, 104वें संविधान संशोधन से लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की सीटें समाप्त कर दी गई हैं। अगर मैं पूछूं संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं वर्तमान में, तो 12। पहले 14 होते थे, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं। 250 तो सीटें हैं, लेकिन सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं बेटा 245, 245। और उसमें 229 राज्यों के होते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के, 3 दिल्ली, 1 पौंडीचेरी, यानी 5 सीटें रिजर्व होती हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या के हिसाब से। तो अगर पूछूं वर्तमान में कितने निर्वाचित हैं, तो वर्तमान में है 233। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ा चुका था, थोड़ा सा रिवाइज कराया है। अब बात करते हैं अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना होगा तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो तो ही राज्यसभा के चुनाव में भाग ले सकते हो। दूसरा है पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल कैसे राज्यसभा सांसद बन जाएगा, दिवालिया कैसे बन जाएगा, जो कि मैंने लोकसभा में पढ़ाया था, दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं। तीसरा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का अर्थ है कि सरकार से, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, सरकार से लाभ ले रहा हो, और वो भी स्थायी तौर पर, वो लाभ का पद होते हैं। उनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी आते हैं, लेकिन 56 ऐसे हैं पद संविधान में जो सरकार से लाभ लेते हैं, लेकिन वो लाभ के पद में नहीं आते क्योंकि वो अस्थायी होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सांसद, विधायक कभी भी जा सकते हैं, 5 साल बाद चले जाते हैं। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा सांसद बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और कम से कम 30 साल आयु होनी चाहिए। तब आप राज्यसभा के सांसद बन सकते हो, एमपी बन सकते हो। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन। यानी मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और दोनों ही क्योंकि पार्लियामेंट के सदन हैं तो दोनों में ही बैठते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा में राज्यसभा के सांसद। उसके बाद बताया था राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए कैसे, अब हम लोकसभा में तो जनता वोट करती है, जनता, हम वोट करते हैं, इसीलिए इसको जनता का सदन कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों का सदन कहते हैं। लेकिन राज्यसभा में हम वोट नहीं करते और हम ही वोट करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, और किसी भी बच्चे को एडमिशन चाहिए डिटेल में तो केवल इतनी कम फीस पर आपको बैच मिल जाएगा। तो बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में हम वोट नहीं करते, लेकिन हम ही करते हैं। राज्य में एक सदन होता है, राज्य में 2 सदन होते हैं राज्य विधानमंडल के, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद।
विधानसभा के जो एमएलए होते हैं जिनको हम भेजते हैं वो राज्यसभा सांसदों को वोट करते हैं। तो याद रखना, लोकसभा में जनता वोट करती है और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। एक सांसद बनने के लिए, यानी राज्यसभा का एक सांसद बनने के लिए कैसे कैसे निर्वाचन होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर कि विधानसभा के एमएलए वोट करते हैं राज्यसभा के सांसद को, तो किस तरीके से करते हैं, क्या बेसिस है उनका? तो इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले याद रखना। इसका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। हमने भेजा विधायकों को राज्य में, विधायकों ने भेजा राज्यसभा के सांसद, इनडायरेक्ट है। और फॉर्मूला क्या है, देखिए कैसे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी टोटल सीट है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीट है 403, यानी 403 एमएलए की। अब मैं राज्यसभा का मान लीजिए एक सांसद रिटायर हो गया, ध्यान से सुनना, राज्यसभा का एक सांसद राज्यसभा से रिटायर हो गया, दिल्ली से रिटायर हुआ है, और वो था उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश से गया था, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही तो भरेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। अगर राज्यसभा का कोई भी सांसद दिल्ली से रिटायर हुआ है तो राज्यसभा में भी तो राज्यों से जाते हैं ना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सांसद राज्यसभा से रिटायर हो गया, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक ही वोट करेंगे उसको। और उसके लिए एक फॉर्मूला है, राज्यसभा के सांसद बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का एक सांसद बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला है। यानी एक सांसद बनने के लिए पार्टी के पास कितने विधायक होने चाहिए, हम ये बताने जा रहे हैं। दिल्ली की राज्यसभा में सांसद बनने के लिए उस राज्य की विधानसभा में जिस राज्य का सांसद है उसमें कितने क्या सदस्य होने चाहिए, तो फॉर्मूला देखिए। एक एमपी के लिए निकालना हो तो जिस राज्य का सांसद रिटायर हुआ है दिल्ली से, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य को गिन लो। जिस राज्य का राज्यसभा से सांसद रिटायर हुआ है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य गिन लो कि कितने कुल सदस्य हैं। यूपी का एक रिटायर हुआ है तो यूपी के विधानसभा के टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, मान लीजिए 403 है। और कितने रिटायर हुए हैं उसको भाग दे दो राज्यसभा से कितने रिटायर हुए हैं, यानी उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य डिवाइडेड बाई राज्यसभा के रिटायर्ड सदस्य। राज्यसभा के रिटायर्ड सदस्य और राज्यसभा के एक बार में कितने रिटायर होंगे उत्तर प्रदेश के, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की टोटल सीट है 31 का अगर हम 1/3 कर दें 1/3, तो हर 2 साल बाद इतने तो होंगे रिटायर। मैंने आपको बताया था कि 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद, तो अगर 3 को भाग दें तो करीब करीब 10 आ गया, भूल मत जाना यार। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के टोटल 31 सदस्य हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, तो 31 का गुणा करेंगे 1/3 से तो 10 आ गया, यानी हर 2 साल बाद 10 सदस्य रिटायर होंगे। 10 के 6 साल पूरे हो गए, अगली बार 2 साल बाद फिर 10 के 6 साल पूरे होंगे, अगली बार फिर 2 साल बाद 10 के 6 साल पूरे हो गए, तो जो पहली बार आएंगे उनके तो 6 साल हो गए ना। तो ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के दिल्ली की राज्यसभा से 10 सांसद रिटायर हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कुल सदस्यों को हम 10 से भाग दे देंगे, तो करीब करीब आ गया 40, उसमें बाद में +1 कर देंगे यानी 41। इसका अर्थ यह है कि विधानसभा से राज्यसभा में एक सांसद भेजने के लिए पार्टी के पास कम से कम 41 विधायक होने चाहिए। बेसिक सी चीज है यार। अगर आपका गणित अच्छा है, मैथ अच्छा है तो आप समझ जाओगे। अगर गणित अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन दोबारा सुनना समझ में आ जाएगा।
राज्यसभा से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद। हम यूपी का निकाल लेते हैं, टोटल का ना निकालें, यूपी का 31 गुणा 1/2, 10 साल, हर 2 साल बाद यूपी के 10 सदस्य रिटायर होते हैं, 10 सांसद रिटायर होते हैं। तो यूपी तो भरेगी विधानसभा। तो उसका फॉर्मूला होता है विधानसभा के कुल एमएलए डिवाइड बाय रिटायर्ड सदस्य राज्यसभा के +1, तो 41 है। 41 विधायक होने चाहिए यूपी में, तब एक सांसद को भेज पाएंगे। अब इस वक्त अगर बात करें वर्तमान में बीजेपी के 325 है, कांग्रेस समाजवादी दोनों मिलकर शायद 50 के करीब हैं। तो देखिए 40 विधायक वोट कर देंगे अपने सांसद को, एक मेंबर भर गया। अब 40 दोबारा तो वोट कर नहीं सकते यूपी के विधायक भाई। 40 विधायकों ने 41 विधायकों ने वोट कर दिया, इंक लग गई, एक सांसद भेज दिया अपने पार्टी का, बीजेपी का। अगली बार नए 40 भेजेंगे, 40 करके आप लगा लीजिए कितने भेज सकती है बीजेपी और कितने भेजेगी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और मिलकर कितने जाएंगे। इस तरीके से एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर चुनाव होता है। आइए देखते हैं, यहां पर देखिए उदाहरण भी दे रखा है हिंदी में। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के 10 सांसद राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कुल सदस्य को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कुल सदस्यों को सेवानिवृत्त 10 सांसदों से भाग दे दिया जाता है। उसके बाद उसमें एक जोड़ देंगे, जिससे यह पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में से किसी भी दल के पास कितने विधायक होने चाहिए कि वो राज्यसभा में एक सांसद अपना भेज सके। तो 41 विधायक होने चाहिए। इसी तरीके से और राज्यों का भी लगा सकते हो। गुजरात, मान लीजिए राजस्थान के 10 सदस्य हैं, यानी कि राजस्थान के राज्यसभा में केवल 10 हैं, तो 10 में से कितने रिटायर होंगे? 3। 10 गुणा 1/3 करो तो 3 रिटायर होंगे हर 2 साल बाद। तो 200 है उसमें विधानसभा में, 200/3 +1, तो देख लोगे पार्टी के पास कितने विधायक चाहिए एक सांसद को भेजने के लिए। देखो अब राज्यसभा, ये है आपकी राज्यसभा जो आपके सामने है, ये है राज्यसभा। क्यों बोलते हैं इसको क्यों बोलते हैं इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद। ये राज्यसभा नहीं है, ये राज्यों की सभा है, एक राज्य की नहीं है, ये राज्यों की है, राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्यों? ये मान लीजिए ऊपर ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानसभा को हिंदी में बोलते हैं, राज्य विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी विधानसभा, ये कर्नाटक की विधानसभा हो गई, ये हरियाणा की विधानसभा हो गई, ये पंजाब की विधानसभा हो गई, ये उड़ीसा की विधानसभा हो गई, ये तमिलनाडु की विधानसभा हो गई, ये उत्तराखंड की विधानसभा हो गई। उसके बाद अगर बात करें मणिपुर की विधानसभा हो गई। ऐसे ही करके मान लीजिए केरल की विधानसभा हो गई। पूरे राज्यों को, यहाँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को दिखा सकूं जिनमें विधानसभा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी विधानसभा दिखा दी है। जिन जिन राज्यों में विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन राज्यों की विधानसभा को हमने शो किया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। मान लीजिए राज्यसभा से एक सांसद कर्नाटक का रिटायर हुआ, एक सांसद, तो इसको कर्नाटक के विधायक वोट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। मान लीजिए यूपी का राज्यसभा से एक सांसद रिटायर हुआ दिल्ली से, तो यूपी की विधानसभा के एमएलए भरेंगे उसको। हरियाणा का एक सांसद रिटायर हुआ राज्यसभा से, तो हरियाणा के एमएलए भरेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। पंजाब का एक सांसद रिटायर हुआ, पंजाब के एमएलए भरेंगे। तो राज्यसभा के सांसदों को राज्य विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, एमएलए वोट करते हैं। तो राज्यों ने मिलकर दिल्ली में एक राज्यसभा बना दी है। याद रखिएगा, राज्यों ने मिलकर दिल्ली में एक राज्यसभा बना दी है, अपनी राज्यों की सभा बना दी है, काउंसिल ऑफ स्टेट। और ये क्यों बनाई है कि जब देश के लिए कोई भी केंद्रीय कानून बने, जब देश के लिए कोई भी केंद्रीय कानून बने, सेंट्रल लॉ बने 130 करोड़ लोगों के लिए, जब देश के लिए कानून बन रहा है तो उसमें लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल ही ना कोई ऐसा कानून बना दे। यानी इस वक्त लोकसभा में बहुमत बीजेपी के पास है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, मेजोरिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी ही पूरे देश के लिए कानून बना दे, क्योंकि राज्यों की अपनी अपनी डिमांड है, राज्यों की अपनी जरूरत है। तो जब केंद्र के लिए कानून बने
तो उसमें राज्यों का भी, उसमें राज्य विधानसभाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो। ये बेसिक सी चीज है। तो पूरे देश के लिए जो कानून बने उसमें राज्यसभा का, राज्यों का भी प्रतिनिधित्व, तो इसीलिए राज्यसभा बनाई गई है। दूसरा, शक्ति को नियंत्रण करने के लिए। मान लीजिए लोकसभा से केंद्र में बीजेपी की सरकार, उन्होंने कोई ऐसा विधेयक पास कर दिया कि जो संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, या कोई अच्छा कानून नहीं है, तो राज्यसभा उस विधेयक को रोक सकती है, क्योंकि उसमें तो अलग अलग पार्टी के सांसद बैठे होंगे ना। भाई पंजाब में सरकार किसकी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस की। तो कांग्रेस का बहुमत है, तो राज्यसभा में भी तो ज्यादा कांग्रेस के जाएंगे। केरल में सरकार है, केरल के जाएंगे। ममता बनर्जी की सरकार है, दीदी की, बंगाल में, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि बहुमत ममता बनर्जी का है वहां, तो ममता बनर्जी के सांसद भी कहां बैठे होंगे? राज्यसभा में बैठेंगे। तो शक्ति को नियंत्रण करने के लिए, बिल को फेल कर देंगे, अच्छा बिल नहीं है ये। तो शक्ति को नियंत्रण करने के लिए, और जो भी केंद्रीय कानून बने, देश के लिए कानून बने, उसमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो। ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि क्या होती है राज्यसभा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप राज्यसभा के सांसद बन गए, तो आपको शपथ कौन दिलाएगा? घबराओ मत, सारे आर्टिकल पीछे लिखे हुए हैं, सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा संसद से जुड़े हुए। तो राज्यसभा सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? मान लीजिए आप राज्यसभा में सांसद चुन के चले गए, तो राज्यसभा में उनका मुखिया होता है ना, उसको सभापति बोलते हैं। यानी राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन बोलते हैं, भूल मत जाना। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी, वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, याद रख। तो जब सभापति तो वही शपथ दिलाएगा। अब राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? निश्चित नहीं है, कभी भी भंग हो सकती है, और मैक्सिमम 5 साल होता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वो हम आपातकाल में बताएंगे। दोबारा सुनिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है अधिकतम, हालांकि वो कभी भी भंग हो सकती है, अस्थायी सदन है, लेकिन अधिकतम 5 साल है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया देश में, तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। ये विशेष परिस्थिति है, और किसी भी कंडीशन में लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, नहीं तो कार्यकाल होता तो राज्यसभा भंगी हो जाती। ये राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल है, एमपीज का कार्यकाल है 6 वर्ष, जो कि 1/3 सदस्य, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर हम टोटल का निकालें तो टोटल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? टोटल है 245। 245 गुणा 1/3 यानी 81, यानी हर 2 साल बाद 81 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टेट वाइज निकाल लेते हैं, तो टोटल का निकाला है। इसका अर्थ यह है कि हर 2 साल बाद 81 सांसदों के 6 साल पूरे हो जाएंगे। अब हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने टोटल हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 है, तो 31 का गुणा 1/3, तो कितना हो गया? 10। उत्तर प्रदेश के हर 2 साल बाद 10 होंगे, 6 साल पूरे हो गए 10 के। ऐसे अलग अलग राज्यों के निकाल सकते हो। यानी राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। 2 वर्ष बाद इतने सांसदों को 6 साल पूरे हो गए, हटाओ। पहली बार कैसे हुआ था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए पहली बार का अर्थ यह है कि 1952 में राज्यसभा बनी, सारे मेंबर आ गए। अब 2 साल बाद 1/3 रिटायर करने, लेकिन 6 साल तो किसी को हुए ही नहीं है, या नहीं है? नहीं समझे भाई। आज 2021 में राज्यसभा बनी, मान लीजिए सारे सांसद आ गए, तो 6 साल के लिए तो आए, कार्यकाल 6 साल है। अब 2 साल बाद चुनाव करवाने, 1/3 रिटायर करने। तो पहली बार कैसे रिटायर किया गया? तो पहली बार लॉटरी सिस्टम से रिटायर किया गया था। 1/3 को लॉटरी में जिसके नाम आए उनको रिटायर किया गया था। ऐसे ही व्यवस्था करते गए, जब व्यवस्था हो गई तो अब व्यवस्था चलती जा रही है। यह क्लियर हुआ कार्यकाल। अब बात करते हैं त्यागपत्र। अगर राज्यसभा के सांसद अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसको देंगे? क्यों? क्योंकि सभापति ऊपर होता ही है, तो राज्यसभा के सांसद
राज्यसभा के सभापति को पीठासीन अधिकारी को त्यागपत्र देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोकसभा के सांसद किसको त्यागपत्र देंगे? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सांसद राज्यसभा के सभापति। मंत्री हमेशा राष्ट्रपति को देंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। और उस दिन ग्रुप में जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक लड़का बोल रहा था, पता नहीं क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, मुझे खुद क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो मंत्री होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अब बात आती है राज्यसभा के सांसदों को। राज्यसभा सांसदों को पद से मुक्त कैसे किया जा सकता है? अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन पद मुक्ति की व्यवस्था भी है इसमें। और पद मुक्ति की व्यवस्था लोकसभा के करीब करीब समान है। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, अगर कोई राज्यसभा का सांसद दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। पागल या दिवालिया हो जाए, कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, मृत्यु हो जाए उस केस में, या फिर लगातार 60 दिन अनुपस्थित हो जाए। 60 दिन, 2 महीने मत लगा देना, 2 महीने में 61 दिन भी हो जाते हैं, 59 भी हो जाते हैं। राज्यसभा का और लोकसभा दोनों कंडीशन सेम है। 60 दिन कोई एब्सेंट हो जाए तो उसे पद से मुक्त किया जा सकता है लगातार। क्लियर है ये बात? उसके बाद दल बदल कानून के आधार पर, और दल बदल कैसे लगता है इनमें? राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद 6 महीने बाद अगर दूसरे दल में जाते हो तो भी आपको पद से मुक्त किया जा सकता है। आइए बात करते हैं राज्यसभा के कार्य। और राज्यसभा में भी बिल्कुल सेम लोकसभा की तरह कार्यवाही होती है। उसमें भी बजट सत्र लगता है, मानसून सत्र लगता है, शीतकालीन सत्र लगता है, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। प्रश्नकाल होता है, मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं। शून्यकाल होता है, डिट्टो सब कुछ। और मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यानी अगर लोकसभा में किसी पार्टी के पास बहुमत आ गया तो बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रपति से कहेगा कि किसी को भी मंत्री बनाओ, तो बनाना पड़ेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बाध्य है। मैं पढ़ाऊंगा इसको जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 यही कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उसको बाध्य कर दिया गया कि मंत्री परिषद जो कहेंगी वो राष्ट्रपति उसको करना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति एक तरीके से क्या है? नाम मात्र के लिए है, पर देश का मुखिया है। तो मंत्री परिषद यानी मंत्री बनने के लिए एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुमत प्राप्त दल के कहने पर राष्ट्रपति किसी को भी बना सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे अरुण जेटली हुए, स्मृति ईरानी हुई, मनमोहन सिंह हुए, मंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो ये सब राज्यसभा में गए थे बाद में। विधायक जैसे, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव चलता रहता है, कभी किसी राज्य का कभी किसी राज्य का, तो वहाँ विधानसभा से उनको निर्वाचित करके भेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए उसकी आयु कम है 30 साल से, ऐसा भी तो हो सकता है कि मंत्री बनना चाहते हैं और उसकी आयु 30 साल से कम है और पार्टी कह रही है नहीं इन्हीं को बनाओ। इसका अर्थ ये मान लीजिए अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल गया, लेकिन मोदी इलेक्शन हार गए, लेकिन पार्टी चाहती है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, आराम से बन जाएंगे। बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। अब नियुक्त हो गया है, अब उनको 6 महीने के अंदर एक हाउस की मेंबरशिप लेनी है, तो कैसे लेंगे? तो वो लेंगे राज्यसभा से, क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में करीब करीब 19 से 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है और हर 2 साल बाद चुनाव चलता रहता है अलग अलग राज्यों का, कभी ना कभी। तो आराम से, क्योंकि बहुमत है, विधायक ज्यादा है, आराम से भेज देंगे मोदी। लेकिन मान लीजिए दूसरा एक, आज लोकसभा का इलेक्शन हुआ और बीजेपी बहुमत में आ गई, लेकिन मोदी इलेक्शन हार गए, लेकिन मोदी की आयु 28 साल है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो आप बोलोगे सर राज्यसभा में तो जा ही नहीं सकते, तो नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। बहुमत प्राप्त दल अगर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब
राज्यसभा में तो जा नहीं सकते, लोकसभा में कैसे जाएंगे? मान लीजिए लोकसभा में कोई त्यागपत्र नहीं दे रहा है। मैंने बताया था कि 6 महीने के अंदर अगर सीट खाली हो जाती है तो निर्वाचन आयोग को उस सीट पर उपचुनाव कराकर भेज भरनी पड़ेगी। अब सारी सीट भर चुकी हैं तो पार्टी, क्योंकि पार्टी जब टिकट देती है तो उनसे भी वचन लेती है, उनसे भी अपना जो करिकुलम है उस पर साइन कराती है कि तुम्हें पार्टी की रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, पार्टी जो कहेगी तो करना पड़ेगा। अब पार्टी क्या करेगी? पार्टी एक सांसद को त्यागपत्र दिलाएगी कि तुम एक काम करो, लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दो। अब वो दे दिया। मान लीजिए हमारे मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, पार्टी ने कहा तुम त्यागपत्र दो, दे दिया। मथुरा में लहर है बीजेपी की मान लीजिए, अब वहां उपचुनाव होगा, मोदी को वहां से उतारा जाएगा चुनाव में और जिताकर भेज दिया जाएगा। ये सब चीज है। चलिए आइए बात करते हैं राज्यसभा के कार्य। सबसे पहले राज्यसभा का बेसिक कार्य है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बेसिक स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। दूसरा, शक्ति को नियंत्रण करती है लोकसभा के संदर्भ में। मेन है ये, राज्यसभा राज्य सूची में कोई भी कानून बना सकती है। देखिए मैंने 7वीं अनुसूची पढ़ाई थी जिसमें 3 तरह की लिस्ट पढ़ाई थी, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची पढ़ाई थी। संघ सूची में जो भी विषय हैं उन पर संसद कानून बनाती है, केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, विधानमंडल कानून बनाता है। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन विरोधाभास हो जाएगा तो पार्लियामेंट का ही कानून केंद्र का कानून माना जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि राज्य सूची में, ये जो राज्य सूची है, राज्य ही कानून बनाता है, लेकिन राज्य सूची में राज्यसभा भी कानून बना सकती है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रही है। तो अलग अलग कानून क्यों बनाए? एक साथ राज्यसभा बना देगी। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्यसभा राज्य सूची में कोई भी कानून बना सकती है। याद रखना, ये एक अलग पावर है, यानी राज्यों की पावर राज्यसभा में दे दी गई है। तो राज्य सूची में राज्यसभा कभी भी कानून बना सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा की नई इकाई का निर्माण कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? वर्तमान में 3 सेवाएं जो अखिल भारतीय हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाएं, ये केंद्र के पास भी होती हैं और राज्य के पास। देखा होगा जैसे आईएएस है, अगर जो आईएएस बनता है वो किसी राज्य में किसी जिले में डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो राज्य के अधीन होता है। राज्य सरकार उसको वेतन देती है, भत्ते देती है, घर देती है, खर्चे देती है, गाड़ी देती है, और राज्य सरकार उसको एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर सकती है, बर्खास्त नहीं कर सकती है। उसके बाद जब वो प्रमोशन लेता है धीरे धीरे, तो वो कहाँ पहुंच जाता है? केंद्र की सेवा में पहुंच जाता है। केंद्र उसे सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त करता है अलग अलग विभाग में। उसके बाद विभाग का सचिव बनता है, गृह सचिव, राज्य सचिव। उसके बाद सबसे जो पावरफुल होगा वो कैबिनेट सचिव होता है, सारे सचिवों के ऊपर कैबिनेट सचिव। तो केंद्र के अधीन भी काम करते हैं राज्य के, लेकिन झुकाव ज्यादा केंद्र की तरफ है। कई बार आपने देखा होगा किसी भी आईएएस अधिकारी के साथ राज्य का कोई विवाद होता है और केंद्र को उससे फायदा हो रहा है तो केंद्र उसे अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है। तो 3 सेवा है। अगर एक और सेवा बनानी होगी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, भारतीय प्रशासनिक, भारतीय पुलिस, भारतीय वन, विदेश सेवा केंद्र के पास है, अखिल भारतीय सेवा केंद्र और राज्य जो दोनों के पास है। ये संघात्मक ढांचे को दर्शाती है, केंद्र और राज्य के पास बराबर शक्ति है, यानी शक्तियों का बंटवारा। अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गया, मान लो कोई एक और सेवा बनानी है तो इसे कौन बनाएगा? राज्यसभा। तो ये मूल कर्तव्य हैं राज्यसभा के। तो बेसिक सी चीजें आपको राज्यसभा समझ में आई होगी। अब जो अगली चीज है वो है संसदीय समितियां, यानी लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, क्या क्या काम हुए, इनके कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको याद करनी है। उसके बाद है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री कमिटी, संसद के काम को आसान करने के लिए
संसद में कुछ समितियां बनाई जाती हैं। 2 तरह की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, यानी अस्थायी, यानी एडहॉक समितियां। क्योंकि समय कम है और अपलोड करने के लिए इंटरनेट कम है हमारे यहाँ, तो अपलोड करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। इसकी वजह से आज हम यही क्लास को रोकते हैं। बाकी मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस बच्चे को बैच लेना है शशांक आईएएस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, और शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बैच परचेज कर सकता है केवल 799 में इंडियन पॉलिटी। इतना आप ऐसे ही उड़ा देते हो, बाकी चलिए आपकी मर्जी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।